काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का अस्सी के पिछले एपिसोड में हमने जाना एक मामूली हज्जाम किस तरीके से बार बार बाबा बनता है, उसकी कथा के बारे में। किस तरह लेखक के शब्दों में एक हज्जाम का काम करने वाले 80 घाट पर बैठने वाले नाके राम शर्मा से पहले लाड़े राम बनते हैं और फिर लाड़े राम शर्मा से बार बार बाबा बनते हैं। हुआ कुछ यूं कि एक अमेरिकन युवती कैथरीन को भारत में अपने वीजा एक्सटेंशन की जरूरत आन पड़ी और साथ ही यहाँ पर रहने की। तब लाड़े राम शर्मा उनकी मदद करते हैं और हिंदी के एक प्रोफेसर से उनकी मुलाकात करवाते हैं। प्रोफेसर उनको अपने अंडर जो है पठन पाठन के लिए नियुक्त कर लेते हैं और इस तरह 2 साल का वीजा एक्सटेंशन जो है कैथरीन को मिल जाता है और वो यहाँ पर रहकर सारनाथ के ऊपर किताब लिखने की इच्छुक दिखाई थी। जैसे ही ये 2 साल का समय पूरा होता है, कैथरीन और लाड़े राम शर्मा दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं और फिर वहां से लाड़े राम शर्मा अमेरिका चले जाते हैं और जब लौटते हैं तो बार बार बाबा के रूप में। और किस तरीके से उनके बार बार बाबा बनने की पॉपुलैरिटी से चिढ़कर लोग जो है उनके ऊपर कई तरह की इंक्वायरीज बिठाते हैं, लेकिन उस इंक्वायरी में बार बार बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता कि इनके आश्रम में किसी भी तरह का अनैतिक कार्य किया जा रहा है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तीसरी कथा का 9वां भाग आज हम लेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था कि कैथरीन जो है वो सारनाथ के ऊपर किताब लिख रही होती हैं, उसी सिलसिले में वो पप्पू चाय वाले की दुकान पर आती हैं और उनके साथ अशोक पाणे होते हैं जो बाकी लोगों से उनका तारुफ करवाते हैं और कैथरीन की अच्छी हिंदी बोलने को लेकर सब बड़े अचंभित होते हैं। अब चर्चा यहां से आगे होती है। कैथरीन ने एक किताब सारनाथ पर लिखी, खूब बिकी अमेरिका में वह किताब। दूसरी लिखी रामनगर की रामलीला पर, वह उससे भी ज्यादा पसंद की गई। ये तीसरी किताब है बनारस पर, इसी में एक चैप्टर है 80। कैथी भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि सहोदर जी से अधिक कौन जानता है 80 के बारे में, तो यही सहोदर जी हैं आपके सामने, पूछिए जो पूछना है। अशोक ने सबके लिए 15 चाय का ऑर्डर देते हुए अपनी बात खत्म की। 80 पर ही मैं भी लिख रहा हूं एक महाकाव्य, उससे बड़ी मदद मिलेगी आपको। पहला ही कांड है 80 सुषमा, कहिए तो कुछ छंद पेश करूं। कैथरीन के कुछ कहने से पहले ही दड़बे से आवाजें आई लगभग एक साथ, अभी नहीं, हम लोगों के जाने के बाद। ठीक है, कल रख लीजिए। ब्रह्मानंद ने कहा। हाँ तो मैडम, क्या जानना चाहती हैं आप? कैथरीन ने झोले से एक डायरी निकाली और उसे खोलते हुए कहा, एक टुकड़ा मिला है मुझे एक जगह, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ इस बारे में। कहिए तो सुनाओ, कैथरीन ने शुरू किया। ये मोहल्ला 80 धर्म की धुरी, आज की भाषा में मनुवाद का शक्तिपीठ, सनातन धर्म जहां 24 घंटे हरि कीर्तन करता है, शंकराचार्यों से टकराने का साहस है जिसमें जिसके आकाश में धर्म ध्वजा फहराती है। काशी में कोई विद्वत परिषद है जिसका सचिवालय है ये मोहल्ला। इसने जिसका तिलक किया वह राजा हुआ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल, चाहे भाजपा। संकट काल में यहाँ से निर्देश भी जारी होते हैं और प्रमाण पत्र भी। इसकी आजीविका है यज्ञ, हवन, पूजा, अनुष्ठान, मुहूर्त, लग्न, कुंडली, ज्योतिष, हस्तरेखा और जजमानी। इसे ही इसका व्यवसाय कहिए या खेती बाड़ी। विश्व का सारा ज्ञान विज्ञान इसी मोहल्ले के ज्ञान में समाहित है। जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, लेकिन जो कहीं नहीं है वह भी यही है। इसी के संकेत पर ग्रह नक्षत्र चलते हैं और ये पृथ्वी भी। यदि ये रास्ता भटक जाएं तो इन्हें धुरी पर लाने का विधान भी इसी के पास है। इसके पास हर प्राकृतिक, अप्राकृतिक और अति प्राकृतिक विपदा की एक ही औषधि है, पंचांग। काफी व्यंग्यात्मक लेख है ये। खत्म करने के बाद उसने ब्रह्मानंद को ध्यान से देखा और डायरी बंद कर दी। आजीविका नहीं, भया दोहन कहिए, ईश्वर और धर्म के नाम पर नहीं जानता यह आदमी 80 को। किसी दूसरे के बोलने से पहले ही गया सिंह चीखे। तो मतलब धर्म का कारोबार कितना फलता फूलता है। धर्म में जो है वो ना डर दिखाकर आपका अनिष्ट हो जाएगा, उसी पे रोजी रोटी चलती है पंडित पुजारियों की। यही डॉक्टर गया सिंह कह रहे हैं। शांति शांति, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए सहोदर जी, मैं जेएनयू का प्रोफेसर विद्यार्थी नहीं हूं जिस जेम्स वॉट के ढक्कन की तरह होंठ खोलूं और फुरफुर करूं।
मुंह के अंदर ही अंदर। ब्रह्मानंद ने इशारे से उन्हें चुप कराया और कैथरीन से पूछा, मैडम किसने लिखा है ऐसा? उसने फिर डायरी खोली और पढ़ा, काशीनाथ सिंघा, यहीं से कोई समाज शास्त्री। आपने देखा है उसे? कभी मिली है? ब्रह्मानंद ने ठहाका लगाने के बाद संजीदगी से पूछा। नहीं, लेकिन मिलना चाहती हूँ। ब्रह्मानंद मेरी ओर मुखातिब हुआ। बंधुवर कहीं ये वही चूतिया तो नहीं है जो कभी कभी 80 पर आता है और भांग बूटी छान कर लुंड हो जाता है? क्षमा प्रार्थी हूँ मैडम, ये सिंघा बड़ा कलाकार आदमी है। कलाकार का मतलब जानती हैं? कलाकार माने झांसा पट्टी देने वाला। 420 नटवरलाल। वह क्या जानेगा 80 को जो बनारसे को नहीं जानता। रहता है कहीं मडुआ डी की तरह रेड लाइट एरिया में। मिलना हो तो आइए, कौन रोकता है। लेकिन हाँ, दिन में और तैयारी के साथ। कोई भरोसा नहीं उस पागल का। अशोक, ठीक से समझा देना भैया, नगर की इज्जत का सवाल है। जिस गंभीर मुद्रा में ये बातें कही गई थी उसका असर कैथरीन पर पड़ा। उसने ब्रह्मानंद को इन जानकारियों के लिए धन्यवाद दिया। हाँ, 80 के बारे में तो मैं बताऊंगा कल, लेकिन बनारस के बारे में आप बताइए, क्या देखा आपने? कैथरीन गंभीर हो गई। उसने कुछ देर के लिए सिर झुका लिया और चुपचाप चाय पीती रही। अशोक उसके कान में कुछ बुदबुदाए। उसने गर्दन हिलाई और गिलास को एक तरफ खिसकाते हुए कहा, जरूर बताऊंगी, लेकिन ब्यौरे में नहीं जाऊंगी, संक्षेप में ही। ऐतराज तो नहीं है किसी को? उसके पूछने से या डायरी के खुलने के डर से कई लोग बाहर चले गए। तो हमारे यहाँ पर जो है ना, वो रिसर्च ढंग से नहीं कराई जाती है, लेकिन विदेशी जो है यहाँ पर आकर भरपूर रिसर्च करते हैं और बेहतरीन रिसर्च करते हैं हम लोगों से। तो उसी का जिक्र शायद यहाँ पर है कि कैथरीन के पास जरूर सही सही आंकड़े रहे होंगे, जिससे वहां पर तड़बे में पप्पू चाय वाले की दुकान में बैठे हुए लोग डर गए होंगे। हो सकता है उनमें से कई एक का नया साल का अपना कार्यक्रम रहा हो। इन्हीं खिसकने वालों में अशोक भी थे। गया सिंह को छोड़कर सबको पता था कि उन्हें कौन सा जरूरी काम है। ऐसा ही सहोदर जी की इस बीच में मैं अशोक जी के साथ उन 8-10 आश्रमों और मठों में गई जिसमें विधवाएं रहती हैं। हर जगह 50-60 विधवाओं के नाम थे रजिस्टर में। समझ नहीं सकते आप कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था मुझे इन जानकारियों के लिए। कुछ तो विदेशी होने के कारण और कुछ उनके लालच के कारण। तो रजिस्टर में 50-60 विधवाएं। पता चला हर एक को समाज कल्याण विभाग से पेंशन मिलती है। कई के लिए उनके घर से मनी ऑर्डर आते हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनके घर में गुजारा भत्ता के रूप में हर फसल पर राशन पानी आता है। लेकिन मैंने घूमकर देखा तो 4-5 कमरों को छोड़कर सारे कमरे बंद। किसी भी आश्रम या मठ में 10-5 से अधिक विधवाएं नहीं मिली। जो हैं भी, ये वे या तो घरों में झाड़ू बुहार करती हैं, या खाना पकाती हैं, या बर्तन मांजती हैं, या आया के काम करती हैं। मंदिरों और घाटों पर भीख मांगने वाली भी इन्हीं में से हैं। हो सकता है उनकी मदद करने वाली धर्मादा संस्थाएं आज भी हों, लेकिन मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि वह सरकारी गैर सरकारी रकम कहां से आ रही है। इसमें जरूरी है कि विधवाएं कहीं ना कहीं हैं, लेकिन कहां हैं, किस हाल में हैं। कहीं कहीं तो उन्हें विधवा कहकर परिचय कराया गया, वे कहीं से भी विधवा नहीं लगी। तो इसके लिए एक मूवी को मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, दीपा मेहता की वाटर फिल्म। इसी के ऊपर बेस्ड है कि काशी में जो रहने वाली विधवाएं हैं उनकी किस तरीके से शोषण होता है। और नीना गुप्ता की द कलर पिंक या पिंक कलर, ऐसे ही एक फिल्म का नाम है, उसे भी आप देख सकते हैं। वो काशी में रहने वाली विधवाओं के ऊपर ही फोकस करती है, खासतौर से किस हालत में उनको रखा जाता है, उनके नाम पर जो मनी ऑर्डर आता है, जो राशन आता है, वो कहाँ जाता है, किस तरह इस्तेमाल होता है और उनसे किस तरह शारीरिक शोषण उनका किया जाता है। इन सब चीजों के ऊपर ये 2 फिल्में जरूर आप देखिएगा। अब आगे सुनिए। ये तो हुई राणों की बात। साणों के बारे में भी आपने कुछ पता किया होगा। क्षमा प्रार्थी हूं। विधवाओं को किस तरीके से काशी में लोकल लोग कहते हैं, उन्हें वेश्या कहा जाता है। गया सिंह जो दूसरी बेंच पर कुछ दूर बैठे थे, उससे पूछा नहीं आपने? आप बुदबुदाए। कैथरीन ने सुन लिया, उधर देखा और थोड़ी देर चुप रही। और सन्यासी? सन्यासी कौन है? उसने ब्रह्मानंद से पूछा और खुद जवाब दिया, कौन है सन्यासी?
वह जो धूनी रमाए बैठा है और पैदल चलता है, या वह जो मारुति सुमो सेंट्रो मेटिस जैसी गाड़ियों में घूमता है, तरह तरह के देशी विदेशी असलहों के साथ, मुस्टंडे चेलों के साथ। पूजा तो वही जा रहे हैं जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, आश्रम और मठ भी उन्हीं के हैं, चेले चाटी और भक्त भी उन्हीं के हैं जो धूनी रमाए बैठे हैं। भिखमंगे से ज्यादा उनकी बकत नहीं है। सहोदर जी, मैंने घूम घूम कर जो जानकारियां की हैं उससे इस नतीजे पर पहुंची हूं कि शायद ही कोई ऐसा सन्यासी या साधु हो जिस पर कत्ल या 10-5 मुकदमे ना हो, जिनके पास ढेरों वैध अवैध असलहे और हथियार ना हो, जो आश्रम और मठों के नाम पर 10-15 एकड़ जमीन न कब्जाएं हों। सन्यासी किसे कहेंगे आप? तो 2 तरह के सन्यासियों का जिक्र किया है। एक जो रुपए पैसे तसला हथियार तस्करी और अवैध कब्जे करके बैठे हुए हैं, और एक जो धूनी रमा के बैठे हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है संसार की, भिखमंगों की तरह। तो उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि इन दोनों में से आखिर सन्यासी हैं कौन। बाबा को कुनमुनाते हुए गया सिंह फिर बोले, चुप रहो, बाबा योगी और साधक है, सन्यासी नहीं। ब्रह्मानंद ने कहा, लेकिन मैडम क्या साणों का भी यही हाल नहीं है? तो ये देखिए, सन्यासी और साधक मतलब कितना फर्क है बाबाओं में और सन्यासियों में। और यहां पर जो है ब्रह्मानंद ने दोनों का फर्क बता दिया है। बिल्कुल है, वे भी अपने असलहे के साथ घूमते हैं। गया सिंह जी, मजाक नहीं, सच है। दूसरे कोने से शिव प्रसाद जी बोल उठे, देखिए तो पहले हर गली में सड़क चौराहे पर साण, यही है कि पहचान थे बनारस की। ना राहगीरों को उनसे दिक्कत, ना उनको राहगीरों से। अत्यंत शिष्ट शालीन धीर गंभीर चिंतनशील, न ऊधो का लेना न माधो का देना। आपस में लड़ लेंगे लेकिन आपको तंग नहीं करेंगे। बहुत हुआ तो सब्जी या फल के ठेले पर मुंह मार लिया, लेकिन वह भी तब जब देखा कि माल है लेकिन लेनदार नहीं, मतलब ठेले पर कोई खरीदारी करने वाला खरीदार ना हो, तब जो है सांड ठेलों पर मुंह मारा करते थे। आप अपने रास्ते, वे अपने रास्ते, वरना बैठे हैं या चल रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, मन में कोई वासना भी नहीं। गायों के साथ भी राह चलते कोई छेड़छाड़ नहीं। हाँ, भूख से बेहाल आ गई तो तृप्त कर देंगे, निराश नहीं लौटने देंगे। महोदय, ये अपने बारे में बोल रहे हैं या साणों के बारे में? ब्रह्मानंद की टिप्पणी को अनसुनी करते हुए आगे कहा शिव प्रसाद जी ने, ऐसा है मैडम, वृषोत्सर्ग कर्मकांड का एक विधान है। श्राद्ध से पूर्व एकादश को करते थे, त्रिशूल से दाग कर छोड़ देते थे पुण्य लाभ के लिए कि जाओ गोवंश की वृद्धि करो। लेकिन आज जब मृतक के आश्रितों को ही नहीं पोसा जा रहा है तो साण कहां से आएंगे? तो वैसे साणों का जो यह जिक्र किया गया है कि उनको दाग कर छोड़ दिया जाता था कि जाओ गोवंश की वृद्धि करो, तो यही एग्जैक्ट जिक्र जो है वो कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया में भी मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाया था पहले ही चैप्टर में। और इत्तफाकन ये सारे आंकड़े भी जो है वो कैथरीन ने ही जुटाए हैं, और अमेरिकी लड़की ही है ये। और कैथरीन मेयो भी अमेरिका की इतिहासकार थी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड हम यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैथरीन ने और क्या क्या जो है खोजबीन करके रखी थी, उनका रिसर्च क्या कहता है बनारस को लेकर, 80 घाट को लेकर। उसके साथ ही मैंने 2 फिल्मों को देखने का आपको सजेशन दिया है। एक तो दीपा मेहता की वाटर और एक नीना गुप्ता की फिल्म है पिंक कलर। उन दोनों को आप देखेंगे तो आपको एक्चुअल में काशी में विधवाओं की क्या स्थिति है उसका सही सही अंदाजा मिल जाएगा। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैथरीन के इन आंकड़ों के ऊपर पप्पू चाय वाले की दुकान में बैठे हुए लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई चीज मिस हो जाए तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।